तो ठीक है प्यू, हम कंटिन्यू कर रहे हैं CF और PI का स्पेशल केस। और आज भी हमारे पास क्वेश्चन है कौन से वाले स्पेशल केस का, x⁻m का। हेडिंग डालना रह गया है, लिख देते हैं हम। चलो, तो हम जो कर रहे हैं वो है CF एंड PI ऑफ x⁻m टाइप। मतलब जो आपका फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा यहाँ पे, वो किस टाइप का देंगे, x⁻m, वेयर m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में सिर्फ यही एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं, और इस एक क्वेश्चन में आप काफ़ी सारी चीज़ें भी सीखोगे। तो चलो, अभी यहाँ पे हम पहली बात तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF आपका काम क्या होता है, d³ + 3d² + 2dy लेट दैट बी इक्वल्स टू 0। फिर इतने पार्ट को आप कहते हो फंक्शन ऑफ d। सो f ऑफ d आपका क्या है, d³ + 3d² + 2d, and that is the auxiliary equation. So is the auxiliary equation. So therefore let the auxiliary equation f of d equals to 0. So therefore d³ + 3d² + 2d equals to 0. अब आपको दिख रहा है कि सब में d है, तो इस वजह से इसके फैक्टर्स भी आसान होंगे। d निकाल दो, क्या बचेगा, d² + 3d + 2 and that is equals to 0. फिर इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बहुत ही सिंपल है, d + 1 d + 2 and that is equals to 0. सो d की वैल्यू क्या आएगी, 0 -1 -2। सो m1 क्या होगा आपके पास, 0, m2 कितना होगा, -1, और m3 कितना होगा, -2। सो फाइनली आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF क्या हो जाएगा, C1 e⁻0x, यानी 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। फिर आएगा C2 e⁻x + C3 e⁻2x। डन। ये आ चुका है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, वेयर C1 C2 एंड C3 आर दी आर्बिटरी कांस्टेंट। ये तो CF इसका इजी था। मेन चीज़ अब चालू होगी जो कि है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। आप एक बात जानते हैं जो कि हम यहीं पर भी लिख लेते हैं कि फॉर PI पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या होता है, बेसिकली आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन चला जाता है डिवीजन में फंक्शन ऑफ x के। सो 1/d³ + 3d² + 2d, और फंक्शन ऑफ x क्या है यहाँ पे, x² है ना, x²। चलो, अब आपको वो दो आइडेंटिटीज़ याद होगी जो आपको इसमें बेसिकली यूज़ करनी होती है। वापस से लिखते हैं उसे, या तो 1 + x⁻⁻1 हो, सो 1 - x + x² - x³ +... या फिर 1 - x⁻⁻1 हो, सो 1 + x + x² + x³ ये पैटर्न चलता है। आपको इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे लेकर आना होता है। तो हर बार क्या होता था कि आपके पास जो कांस्टेंट होता था आप उसे बाहर ले लेते थे। यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ये पता है कि अगर आप इसमें से d कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और वो 2 एज अ कांस्टेंट काम आ सकता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में वही करना होता है। सबसे पहले आप d कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, d² + 3d + 2, और ये सब किसका, x² का। अब देखो नीचे 2 फैक्टर्स आ गए, तो हमने वो जर्नल मेथड में सीखी थी ना, वही करेंगे। पहले इसके साथ x² का पेयर बना के सॉल्व करेंगे, बाद में d को देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करते हैं हम। तो एक और बार मैं वही वाला स्टेप लिख रहा हूँ, 1/d d² + 3d + 2 ऑल ऑफ दिस ऑफ x²। फिर हम इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 1/d अलग से, और ये सब किस चीज़ का, 1/d² + 3d + 2 ऑफ x का। क्लियर? ये हमने जनरल मेथड में ये चीज़ सीखी हुई है। अब यहाँ से अब इस चीज़ में आप ये सब अप्लाई कर सकते हो जैसा आप नॉर्मली सब में करते आ रहे थे। आप 1/d एज इट इज़ है, इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 + d² + 3d/2 ऑल ऑफ दिस ऑफ x²। क्लियर हुआ? मैंने 2 कॉमन ले लिया है। अब आएगा 1/d एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। ये रेसिप्रोकल में आप लिख सकते हो 1 + d² + 3d/2 एंड ऑल ऑफ दिस रेज टू -1 ऑल ऑफ दिस ऑफ x²। क्लियर हुआ है ना? ये 1 था तो पावर -1 चली गई। वो तो हमें सबसे बेसिक आइडिया में क्लियर ही है कि 1/x का सिंपल मतलब क्या होता है, x⁻⁻1। मैथ्स मेजर है, ये तो आता ही होगा, टेंशन नहीं। चलो, अब 1/d बाहर एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। अब इसमें आइडेंटिटीज आपको ओपन करना है, 1+ यानी ऊपर वाले यूज़ करोगे, तो 1 एज इट इज़, फिर -d² + 3d/2, फिर +d² + 3d/2 द होल स्क्वायर, फिर माइनस, आगे की टर्म्स मत लिखो क्योंकि क्यूब पावर हो जाएगी और इसकी तो पावर ऐसे भी 2 है, और ये सब मल्टीप्लाई होगा x² के साथ, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। चलो, तब क्या आएगा, 1/d एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़। अब x² करके एक एक करके ओपन करो, सो 1 × x² माइनस d²। मैंने आपको एक बार बताया था कि टेबल लिख लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है वो।
तो आपको सिंपली आपके एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि पहला डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, जो कि आपके पास आएगा 2x, फिर डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका दूसरा डेरिवेटिव किसका, एक्स स्क्वायर का, और वो कितना आता है सिंपली 2, और तीसरा डेरिवेटिव का क्या वैल्यू होता है 0, और इसके बाद के सब 0 होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बेसिकली आने वाला है डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स डी इंटू एक्स स्क्वायर ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ पे तो आपको बाइनोमियल से ओपन करना पड़ेगा, तो 2 का स्क्वायर तो आप नीचे 4 लिख लो, यहाँ की पहली टर्म क्या आएगी डी स्क्वायर का होल स्क्वायर इन डी की पावर 4, सो डी 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मिडल टर्म आएगी 6 डी क्यूब और दैट इंटू एक्स स्क्वायर, और फाइनली 9 डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? उसके बाद की तो सब टर्म 0 है, उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। हमने बेसिकली क्या किया, एक्स स्क्वायर इन सब के साथ ओपन किया, एक्स स्क्वायर इसके साथ, एक्स स्क्वायर इसके साथ, इसको ओपन भी कर दिया और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दिया एक ही स्टेप में, आप समझ जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी जो हमने टेबल यहाँ पे बनाई है, इस टेबल से बस इसमें वैल्यूज इनपुट करते हैं। तो देखो बाहर का 1/d एज इट इज़, फिर 1/2 एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस दूसरा डेरिवेटिव है 2, पहला डेरिवेटिव है 2x और 3 ऑलरेडी यानी प्लस 6x ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाई 2 माइनस फोर्थ डेरिवेटिव 0, थर्ड डेरिवेटिव 0, दूसरा डेरिवेटिव है 2 और 9 2 ज़ा 18 और डिवीजन में है 4 और बाहर है प्लस का सिंबल, सो प्लस 18/4। क्लियर? चलो तो अभी क्या हो जाएगा 1/d बाहर एज इट इज़, 1/2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ तो आप देख सकते हो 2 के टेबल से 1 और ये 3 बचेगा, सो -1 माइनस 3x और लास्ट में प्लस 18/4। 18/4 को आप कैंसिल करके लिख सकते हो 9/2, तो वही लिख दो, सो प्लस 9/2। क्लियर? अब इसके बाद से हम फिर से, ये दिख रहा है आपको, दिखता होगा यहाँ से तक, तो अब इसके बाद से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कैमरा को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। चलो अब इसके बाद से हम आगे देखने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बची हुई है, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वर्क है वो कर देते हैं। 1/2 को तो बिल्कुल ही बाहर ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, इस वाले 1/2 को 1/d ऑफ, अब ये फंक्शन का काम करेगा, तो वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 9/2, सो प्लस 7/2। क्लियर? हमने जो 1/d बाहर था वापस इसके साथ आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे भेज दिया। अब इससे ऑपरेट करते हैं। सो एक बार वही चीज़ मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2 1/d एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2, यही है ना, क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7/2। आप भी ये आदत रख सकते हो, अगर आपके नोटबुक में जैसे इस पेज पर आप लास्ट में हो, वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अगला पेज जब चालू करो तो यहाँ का ये जो लास्ट स्टेप है वही अगले पेज का सेम टू सेम पहला स्टेप लिख दो, ठीक रहता है, मिस्टेक्स होने के चांस कम हो जाते हैं और आपके लिए भी अच्छा है। अब इसे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर्स तो है नहीं, मतलब d के साथ कुछ वैसा तो कुछ है नहीं, तो अब क्या करेंगे, आप ये सोचो कि d + 1 d - 1, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है, मार्कर का शायद चेंज कर लूँ कलर तो ठीक रहेगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आने वाली है और वो देखो क्या है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो चीज़। चलो लाइट है कलर, इससे ही रहने दो, कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे क्या है। अगर आपके पास ये है 1/d, मतलब ऑपरेटर का रेसिप्रोकल है, और ये आप किसी फंक्शन x का फाइंड कर रहे हो, तो इसका मतलब आगे क्या करना है, कैपिटल X लिखा है मैंने, यानी फंक्शन ऑफ x। तो आप समझो फॉर एग्जांपल कि इस चीज़ की वैल्यू आप सपोज कर लो कि m आती है, ठीक है, तो d रेसिप्रोकल में वहाँ चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी m इंटू डी, सॉरी कैपिटल D, m इंटू कैपिटल D। अब देखो x एज इट इज़, m एज इट इज़, d का मतलब होता है d/dx, सॉरी यहाँ पे कैसा लिखना चाहिए, ऑपरेटर पहले लिखते हैं कभी भी, dm, तो ये क्या हो जाएगा d/dx ऑफ m। यानी आप देख सकते हो कि m का डेरिवेटिव करने से क्या आ रहा है, आपका फंक्शन ऑफ x आ रहा है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप x का इंटीग्रेशन करोगे तब जाके आपको आपका फंक्शन ऑफ, मतलब आपको m मिलेगा, और m अल्टीमेटली क्या डिनोट कर रहा है 1/dx। आप इन दोनों को इक्वेट करा के ये कह सकते हो कि 1/d फंक्शन ऑफ x हो, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो इस चीज़ को एक बार और देखते हैं। अगर आपके पास 1/d एक फंक्शन ऑफ x हो, आप उसको m अज्यूम करते हो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी d ऑफ m, यानी डेरिवेटिव ऑफ m। m का डेरिवेटिव करने से आपको अगर कैपिटल X मिल रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि x का इंटीग्रेशन करने से आपको m मिलेगा। तो इसलिए आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हो कि 1/d ऑफ फंक्शन ऑफ x हो, तो उसका आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इस चीज़ को आप चाहो तो उस जनरल मेथड से भी कंपेयर करके ला सकते हो। आपको याद होगा कि 1/d प्लस अल्फा
एक्स हो तो ये क्या होता था, ई रेस टू नेगेटिव अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई रेस टू अल्फा एक्स कैपिटल एक्स डी एक्स। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे क्या है, प्लस जीरो है ना, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू अगर आप जीरो रखते हो इसमें तो आपको 1/d मिलेगा, और RHS में क्या हो जाएगा, ई रेस टू जीरो यानी 1, ई रेस टू जीरो यानी 1, यानी सिर्फ कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि जनरल मेथड से भी आपका आंसर वही आ रहा है कि 1/d ऑफ किसी फंक्शन कैपिटल एक्स हो तो उसका आंसर सिंपली क्या हो जाता है, इंटीग्रेट कर दो उस फंक्शन ऑफ एक्स को। वही चीज़ आप इसमें भी देख सकते हो, हमारे पास वही सिचुएशन आई है, 1/d फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। सो बाहर का 1/2 एज इट इज़, 1/d का मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं, हम पहली बात तो क्योंकि नए पेज पर आए हैं तो वही चीज़ लिखते हैं, 1/d ऑफ किस चीज़ का, x² माइनस 3x प्लस 9/2। सही लिखा है हमने, नहीं 7/2 है सॉरी, प्लस 7/2। क्लियर। चलो अब 1/d हम जान चुके हैं कि अगर 1/d इंटू फंक्शन ऑफ एक्स हो तो आगे वाले फंक्शन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 3x प्लस 7/2 dx। क्लियर। अब देखो इंटीग्रेशन तो सिंपली तीनों का अलग अलग हो जाएगा, बहुत ही ईजी है, उसमें तो कुछ नहीं, 1/2 x³ माइनस 3x² प्लस 7x/2, सिंपल सी उसमें एक्सप्लेन। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 3 तो 6 आएगा, बाहर आके 12 हो जाएगा, और अंदर क्या होगा, 2x³ माइनस 9x² प्लस 21x। अब चाहो तो x भी कॉमन ले लो, सो x/12 क्या बचेगा, 2x² माइनस 9x प्लस 21। डन, ये आ चुकी है आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल पी की वैल्यू। चलो अब फाइनली हम जनरल सॉल्यूशन को लिख देते हैं कि फाइनली फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होता है, y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। सो y वुड बी इक्वल्स टू CF कितना है, C1 प्लस C2 ई रेस टू नेगेटिव x प्लस C3 ई रेस टू नेगेटिव 2x। PI कितनी आई आपकी, जस्ट x/12 2x² माइनस 9x प्लस 21। ये आ चुकी है आपके PI की वैल्यू। तो y की फाइनल वैल्यू आपको आपके स्क्रीन पे दिखती होगी, वेयर C1 C2 एंड C3 आदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये तो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर हुआ आपको। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हो। सबसे पहले हमने CF के लिए सॉल्व किया, C1 C2 C3 तीन कांस्टेंट आए, फिर फंक्शन ऑफ D डिवीजन में गया x² के साथ, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं निकल रहा था तो हमने D निकाल दिया, जिसकी वजह से कांस्टेंट मिलना चालू हुआ। फिर दो अलग अलग प्रोडक्ट थे ऑपरेटर्स के, तो हमने एक ऑपरेटर को बाहर रखा, एक को अंदर रख के उसमें से 2 बाहर निकाला, जैसे हम ओरिजिनली इस दो आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करते वैसा करते गए लास्ट में हमारे पास बचा 1/d, और इसको ही हम कहते हैं फंक्शन ऑफ x। या तो कैपिटल x से डिनोट करते हैं या f(x) से डिनोट कर लो, कोई बात नहीं, यानी एक फंक्शन ऑफ x बचा 1/d के साथ। इस चीज़ की हमने फॉर्मूला देख ली, छोटी सी एक डेरिवेशन देख ली, नहीं तो ओरिजिनल मेथड से भी आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें बड़ी ब्यूटीफुली क्या करता है, अपने सामने वाले फंक्शन f(x) को इंटीग्रेट कर देता है। तो उसके बाद से ये रिप्लेस हो गया इंटीग्रेशन के साथ, सॉल्व हुआ और फाइनली जनरल सॉल्यूशन आपको मिल गया। क्लियर हुआ। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से 14-15 मिनट्स लग गए होंगे इस वीडियो को बनने में, लेकिन हाँ कुछ नहीं, लेकिन आपने इसमें दो चीज़ें सीखी, एक 1/d के साथ कैसे डील करते हैं, और इस तरीके की इक्वेशन को x² के साथ इस आइडेंटिटी कैसे आपको क्या करना होता है। ऐसे मेरे हिसाब से मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, ऐसे ही वाले थोड़े लेंदी वाले, और ये तो सीख गए तो नॉर्मल वाले तो नहीं भूलने चाहिए, लेकिन हम नॉर्मल वाले ये वाले बहुत सारे करेंगे। इस टॉपिक के भी अराउंड 10 to 12 वीडियोस बनाने की कोशिश क्या करूँगा, बना के ही रहूँगा मैं, टेंशन नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ, सब करवा दूँगा, सब हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं हूँ ना। ठीक है।